नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत में रजिया सुल्तान के बारे आज हम लोग बात करेंगे। कल हमने इल्तुतमिश के बारे में बात की थी। आज देखोगे कि किस तरह से कोई महिला किस तरह से भारत में शासन करना स्टार्ट कर देती है। तो आज हमें गुलाम वंश को खत्म करना है और खिलजी डायनेस्टी को भी खत्म करनी है। तो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखिएगा, उससे कोरिलेट करना आपको आसान होगा आगे की क्लासेस और आपको इतिहास को रटना नहीं पड़ेगा। तो इंडियन हिस्ट्री के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। बात करते हैं रजिया सुल्तान आती कैसे है। कल मैंने बताया था इल्तुतमिश के बारे। तो इल्तुतमिश जो थे उनके 4 बेटे हुआ करते थे और उनकी एक बेटी थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश जितने भी युद्ध में जाते थे, जहाँ भी उनका विद्रोह या जो भी अभियान वो करते थे, उनके साथ इनकी बेटी हमेशा जाती थी। इनके बेटे कभी जाते थे या फिर कभी नहीं भी जाती थी। तो हर युद्ध में जो रजिया सुल्तान शामिल हुआ करती थी, जिससे उनको एक्सपीरियंस किस तरह से युद्ध में फाइट करना होता है, किस तरह से सेना को तैयार करना होता है, क्या डिसीजन लेना होता है, क्या चीज़ें करनी होती, सारी चीज़ें रजिया सुल्तान बहुत ही भली भांति समझ गई थी। और इनके जो बेटे थे, इनके मूड के ऊपर डिपेंड होता था कि ये कभी शामिल हुए या नहीं हुए। तो इसलिए इतिहासकार जो बताते हैं ये काफ़ी डरपोक टाइप के थे, काफ़ी ही आपको जैसे बोलते हैं ना निकम्मे या फिर बोले नालायक टाइप के थे। इसलिए इल्तुतमिश ने अपने इनके जो इल्तुतमिश जो थे अपने गद्दी पे किसे बैठाया था, तो रजिया सुल्तान को बैठाया था, ना कि अपने बेटे को बैठाया था। तो रजिया सुल्तान कैसे है आपको समझ में आ गया। तो इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1236 से लेकर के 1240 का टाइम पीरियड। 4 साल तक ये दिल्ली में शासन करती है। तो अभी जैसे आपका जेई का पेपर होना, एनटीपीसी का जो अभी पेपर होगा आपका एएसएम गुड्स गार्ड के लिए, और आपका जो है सीजीएल का, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। उसके लिए डेडिकेटली मैंने तैयार किया है सारी चीज़ें, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए और एक अच्छा रिस्पॉन्स भी दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो रजिया सुल्तान ही थी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली एकमात्र महिला कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। 50+ क्वेश्चन मैं आज आपके कंप्लीट करा दूंगा, याद रखिएगा, और बिल्कुल सारी चीज़ें समझाते हुए। तो देखिए रजिया जब शासन कर रहे थे तो उनके 2 प्रिय या फिर 2 प्रमुख जैसे होते हैं सेना अधिकारी, उनके 2 प्रमुख हुआ करते थे। एक तो जो थे आपके एतगिन और एक जो थे आपके अल्तुनिया। एतगिन को क्या किया इन्होंने, बदायूं जो यूपी का एक प्लेस है वहाँ का इक्तेदार नियुक्त किया। इक्तेदार क्या है, कल मैंने आपको बताया था, जो कलेक्ट करते थे क्या, रेवेन्यू को, जो टैक्स होते थे उनको कलेक्ट जो करते थे उनसे क्या करते थे, इक्तेदार। और अल्तुनिया को क्या किया था, भटिंडा जो पंजाब में है वहाँ का इक्तेदार नियुक्त किया था, किसने, रजिया सुल्तान में। ये चीज़ आपको याद रखना। देखिए इनके शासनकाल में, रजिया सुल्तान के शासनकाल में या फिर उस टाइम मध्यकालीन भारत के टाइम पीरियड में जब भी युद्ध होता था, क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती थी, घोड़े का। तो उस टाइम पीरियड में बहुत ही शाही घोड़े हुआ करते थे। इसलिए अब यहाँ पे एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इनके शासनकाल में घोड़े का जो रख रखाव करते थे वो कौन थे, आपको याकूत खान थे। ठीक है, याकूत खान हुआ करते थे। और इस याकूत खान से ही जो आपकी रजिया सुल्तान थी उनका जो है इनसे प्रेम हो जाता है। ठीक है, तो प्रेम हो जाने के कारण अब देखिए क्या होगा कि रजिया जो थे याकूत खान को, अब रजिया को ये क्या, याकूत खान क्या हुआ, पसंद आ गया, इनसे प्रेम हो जाता। तो याकूत खान क्या था, घोड़े का रख रखाव करता था, ये उन्हें अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसे क्या किया, एक उपाधि दे दी, अमीर आखुर की उपाधि। ये अमीर आखुर की उपाधि क्या है, इसे देख लीजिए। देखिए दिल्ली सल्तनत में बहुत ऐसे विभाग हुआ करते थे, मतलब दिल्ली सल्तनत में एक विभाग ही हुआ करते थे जहाँ पे शाही घोड़े को क्या किया जाता था, रखा जाता था। उस विभाग का जो मंत्री हुआ करता था उसे क्या कहा जाता था, अमीर आखुर कहा जाता था। मतलब कि अब जो याकूत खान जो घोड़े की रख रखाव कर रहे थे, अब उनका हेड हो गया, जैसे कि आप को स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया गया है। अब आप स्कूल की देखभाल करोगे, टीचिंग नहीं करोगे, समझ गए होंगे। तो इसलिए क्योंकि उनका जो है इनसे प्रेम हो जाता है याकूत खान से। तो इसके बाद देखिए क्या होता है, याकूत खान से ये चीज़ आपकी क्लियर है कि अमीर आखुर, तो पूछा जाता है क्वेश्चन, अमीर आखुर की उपाधि किसे दिया गया था, तो याकूत खान को दिया गया था। नेक्स्ट, अब ये मैंने आपको ये बता दिया कि सी इज़ फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इन इंडिया, की फर्स्ट मुस्लिम लेडी थी जिन्होंने भारत पे शासन किया था। नेक्स्ट आपसे इनका जो मृत्यु होता है पूछा जाता है कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई, तो कैथल हरियाणा में। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली में शासन कर रही थी या इनकी मृत्यु हरियाणा में कैसे हो गई, तो आपको मैं एक बता दूं कि इनकी जो मृत्यु होती है, इनके मृत्यु के पीछे एक षड्यंत्र रचा जाता है, ये ऐसे नहीं मरती, इनको मारा जाता है। तो अब देखिए यह कैथल में मरी है, हरियाणा में, तो इसका टॉम भी कहाँ मिलेगा आपको, हरियाणा में, यानी कहाँ, कैथल में। तो पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान की मकबरा कहाँ पे है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, दिल्ली को टिक करते, दिल्ली में नहीं है, कैथल हरियाणा में है। ठीक है, इल्तुतमिश का जो बेटा, 4 बेटा था, 4 बेटे में से एक बेटे का नाम था बहराम शाह। ठीक है, बहराम शाह जो उनका बेटा था वो, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठ गई है। अब जो आपको मैंने अभी आपको एक बताया
आपको अल्तुनिया के बारे, जो पंजाब का क्या था, इक़्तिदार था, इसने क्या किया उसी समय, उसी टाइम पीरियड में, उसी के शासनकाल में, रजिया के शासनकाल में अपने आप को इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र घोषित कर दिया। मतलब अपने आप को पंजाब का, अपने आप को पंजाब का शासक यानी कि रूलर यानी वहाँ का राजा घोषित कर दिया। और वहाँ पे लोगों के बीच में क्या करने लगा, एक तरह से समझो कि लोगों के बीच अपना हक जताने लगा, अपने सारी ऑर्डर देने। लेकिन इनका काम क्या था, इक़्तिदारी करना, केवल टैक्स कलेक्ट करना। तो ये बात जैसे ही रजिया को, सुल्तान को पता चलती तो वो पंजाब जाती है अपने याकूत खान के साथ, और अल्तुनिया के साथ इसका क्या होता है, विद्रोह हो जाता। और अल्तुनिया क्या करती है, अल्तुनिया क्या करता है, रजिया सुल्तान को नहीं, याकूत खान को मार देता है और रजिया सुल्तान को बंदी बना लेता है। और उसी बीच जैसे ही रजिया सुल्तान पंजाब जाती है, इधर से इसका भाई बहराम शाह क्या करता है, दिल्ली के सिंहासन पे, गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। तो अल्तुनिया क्या करता है, रजिया सुल्तान से दो शर्तें रखता है, या तो आप दिल्ली का सिंहासन मेरे को दे दीजिए, या दूसरा आप हमारे साथ विवाह कर लीजिए। लेकिन रजिया सुल्तान बिल्कुल तैयार नहीं थी कि उसे अपना गद्दी दे दी, इसलिए इसके साथ क्या करती है, वो विवाह कर लेती है और वापस दिल्ली आती है। तो जैसे ही यह बात बहराम शाह को पता चलता है, इसके भाई को, लेकिन बहराम शाह सोच रखा था कि ये अल्तुनिया इसे, रजिया सुल्तान को मार देगा और मैं आराम से गद्दी पे बैठ जाऊंगा। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये जब वापस आती है और ये बात बहराम शाह को पता चलता है, तो जो चालीसा, जो विभाग था, ग्रुप ऑफ 40, जो दिल्ली के शासन काल में ये चालीसा बनी हुई थी, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो ये क्या करते हैं, बहराम शाह उनको ऑर्डर देते हैं कि रजिया सुल्तान और उनके साथ जो अल्तुनिया आ रहे हैं, उनको रास्ते में उनकी मृत्यु हो जानी चाहिए, या फिर उनकी मृत्यु कर दो। तो वैसा ही सेम चीज़ होता है, चालीसा जो थी इन दोनों की, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की मृत्यु कर देता है। हरियाणा जैसे ही वो पहुँचते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इनकी टॉम जो है, मकबरा जो आपको मिलेगा कहाँ पे, तो कैथल हरियाणा पे मिलती है। ठीक है, तो बहराम शाह, उसके बाद उनके 2-3 बेटे जो थे, और भी जो 3 बेटे थे। तो देखिए, बहराम शाह हमारे एग्जामिनेशन के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद एक और बेटे आते हैं, मसूद शाह। वो क्या करेगा, बहराम शाह को मारेगा, फिर गद्दी पे बैठ जाएगा। उस तरह से नसीरुद्दीन महमूद आता है, वो मसूद शाह को मार करके गद्दी पे बैठता है। तो देखिए, नसीरुद्दीन शाह से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब कि गयासुद्दीन बलबन का अब इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन के लिए। अभी मैंने आपको टाइम पीरियड जो बताया, रजिया सुल्तान को 1236 से लेकर के 1240, 4 साल तक, 1240 से लेकर के आपका जो अभी जो आपका टाइम पीरियड चलेगा, 1240 से लेकर के 1266 तक। रजिया सुल्तान तो अब मर गई 1240 में। यहाँ इसके बीच में जो सिंहासन में बैठता है, इसकी जो भाई होते हैं, यानी कि इल्तुतमिश को जो 4 बेटे रहते हैं, वो लोग बैठते हैं, और एक बेटे एक को मार करके, एक बेटे एक को मार कर, एक बेटे एक को मार करके, इस तरह से गद्दी पर बैठती हैं। उसी प्रकार जो तीसरे नंबर का जो बेटा हुआ करता था, नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, वो गद्दी पे बैठा था। और वो जब गद्दी पे बैठा था, तो चालीसा जो थे, ग्रुप ऑफ 40, ठीक है, जो मैंने बताया था 40 लोगों का जो मेंबर हुआ करता था, तो उसमें जो एक मेंबर था, गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन था, याद रखिएगा, पूछा जाता है गयासुद्दीन बलबन क्या ग्रुप ऑफ 40 का मेंबर था, तो हाँ, वो मेंबर था। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद जब गद्दी पे बैठा था, उसने ही अपना सारा इंचार्ज मान ले, या फिर बोले तो प्राइम मिनिस्टर उसे अपना बना रखा था, वजीर को। सारा काम काज यही करता था। ये केवल नाम मात्र का वहाँ का सुल्तान था, लेकिन युद्ध में जाना, जो कुछ भी करना, सेना को कोई अधिकार देना या कोई भी अनाउंसमेंट करना, सारा काम बलबन ही करता। तो ये केवल एक नाम मात्र का क्या था, नसीरुद्दीन मोहम्मद एक नाम मात्र का आपका सुल्तान था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन के लिए जो बनता है, गयासुद्दीन बलबन। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कौन बैठता है गद्दी पे, गयासुद्दीन बलबन। तो 1266 से इसका टाइम पीरियड चलेगा 1287 तक, गयासुद्दीन बलबन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, तो इसलिए उसके बेटे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होगी। तो ये तो समझ गए कि बलबन जो था, नसीरुद्दीन मोहम्मद का वजीर था, पीएम था इसका मतलब। और नसीरुद्दीन मोहम्मद कौन था, मैंने आपको बताया कि सन ऑफ इल्तुतमिश थे। बलबन ने सबसे पहले गद्दी में बैठते ही क्या किया, चालीसा को ख़त्म किया, चालीसा को एबॉलिश किया। जितने भी 40 लोग थे, सारे लोगों को मार दिया, क्योंकि उसने देखा कि किस तरह रजिया सुल्तान को बहरम शाह जो थे, उसके भाई, उस चालीसा ने उसकी मृत्यु कर दी। तो उस हो सकता है कि ऐसा मेरे साथ भी हो, इसलिए इसने सबसे पहले चालीसा को मारा और अपने लिए सबसे जो एक प्रॉब्लम थी उसको हटाया। देखिए, जैसा कि इतिहासकार बताते हैं, एक चीज़ तो अभी आप समझ गए कि ही इज़ अ मेंबर ऑफ चालीसा, चालीसा का ये मेंबर था। इसने क्या किया था, देखिए इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि ये बहुत ही ताकतवर शासक थे और लोगों को बहुत ही डरा धमका करके रखते थे। जितनी भी जनता थे, दिल्ली की जनता, उनको क्या कहते, बहुत ही डरा धमका कर रखते थे। इसलिए इन्होंने एक पॉलिसी भी चलाई थी, ब्लड आयरन पॉलिसी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु इंट्रोड्यूस ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, तो याद रखना है आपको, कौन क्या नाम आएगा आपका, तो जो नाम आपका जो क्या नाम आएगा, तो गयासुद्दीन बलबन का नाम आएगा। ठीक है, तो देखिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्या था, इसका मतलब यही था, इनका कहना है कि कोई भी दिल्ली की कोई भी जनता इनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेगा, ना ही उनके अगेंस्ट कोई काम करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे
तलवार यानी आयरन से एक बार उसे समझाएगा और दूसरी बार उसकी सर उसके गर्दन से अलग कर दिया जाएगा। तो इसे ही कहा जाता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। लोगों को और डरा धमका कर रखने के लिए इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया सीज़ा एंड पेबोज। ठीक है, सीज़ा क्या है कि जो लोग भी उनसे मिलने आएंगे भूमि पर लेट कर पहले प्रणाम करेंगे और उनके चरणों को छू करके, तो उसे कहा जाता है पेबोज और सीज़ा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इंट्रोड्यूस सीज़ा एंड पेबोज, तो बलबन। तो लोगों को काफ़ी वहाँ पर डरा धमका कर ये रखते थे। इनके शासनकाल में ही इन्होंने ही स्टार्ट किया था एक फेस्टिवल, एक नई त्यौहार भारत में स्टार्ट किया गया, मनाया जाने लगा नवराज त्यौहार। तो पूछा जाता है नवराज त्यौहार किसने स्टार्ट कराया था, तो बलबन ने स्टार्ट किया था। और ये कहाँ पे मनाई जाती, तो पर्सियन के जितने पहले लोग थे वो लोग मनाया करते थे ये फेस्टिवल को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इनका जो टॉम आपको मिलेगा कहाँ पे, तो दिल्ली में। इसकी गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु कहाँ पे होती है, दिल्ली में, और वो दिल्ली में अभी शासन करते हैं, इसके लिए इसकी मृत्यु जो होती है दिल्ली में होती है। अब आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत डाउट है इस क्वेश्चन के ऊपर, सब लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन को गलत। लास्ट रूलर पूछा जाता है जो स्लेव डायनेस्टी का कौन था, गुलाम वंश का लास्ट रूलर कौन था, तो सब कोई टिक करके आते हैं कैकुबाद को। ठीक है, कैकुबाद को, बट कैकुबाद लास्ट रूलर नहीं था। आप कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए, और बहुत लोग गूगल करके कमेंट कर देते हैं कुछ भी, तो क्या गूगल में अपडेटेड चीज़ें नहीं होती, आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना आसान होता तो सब गूगल करके सब सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। तो इनका जो लास्ट रूलर आपके एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है, शम्मुद्दीन कैमूर्स हुआ करता है। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है आपका लास्ट रूलर यानी कि लास्ट शासक गुलाम वंश का कौन था, तो शम्मुद्दीन कैमूर्स था। अब देखिए शम्मुद्दीन कैमूर्स कहाँ से आ गया, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो बस छोटी सी मैं ब्रीफ में आपको समझा दूँ। देखिए बलबन जो था अभी आपको समझ में आ गया, बलबन कौन है, ये बलबन था। बलबन कौन था आपको चीज़ समझ में आई, वजीर था नसीरुद्दीन मोहम्मद का। नसीरुद्दीन मोहम्मद कौन था, सन ऑफ इल्तुतमिश था। तो बलबन जो था, बलबन का एक पोता हुआ करता था। ठीक है, पोता था केकुबद। केकुबद गद्दी पे बैठता है बलबन की मृत्यु के बाद। ठीक है, लेकिन केकुबद क्या था, बड़ा ही कमजोर डरपोक था। इसे क्या करता है, इसका ही कजन इसको मार करके खुद गद्दी पर बैठ जाता है, और खुद वो जो गद्दी पे बैठने वाला कौन रहता है, यही शम्मुद्दीन कैमूर्स। शम्मुद्दीन कैमूर्स। तो इसलिए क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, और सब लोग टिक करके आते हैं केकुबद, क्योंकि ये लोगों को कई सारे बुक में भी आपको नहीं मिलेगा। तो लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कौन है, तो शम्मुद्दीन कैमूर्स। तो गुलाम वंश हमारा खत्म हो गया, खिलजी डायनेस्टी अब हमारी स्टार्ट होगी। तो खिलजी डायनेस्टी से बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो इनका जो टाइम पीरियड चलता है 1290 से लेकर 1320, मात्र 30 साल तक की। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि सबसे दिल्ली सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत पीरियड में सबसे कम शासन करने वाला कौन सा वंश था, तो मात्र 30 वर्ष तक शासन किया था किसने, खिलजी डायनेस्टी ने। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलजी डायनेस्टी का संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, तो ही इज़ द फाउंडर ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी अब आपके एग्जामिनेशन से यहाँ से स्टार्ट होगा एक इंपॉर्टेंट। तो इनका जो टाइम पीरियड चलता है 6 साल तक ये शासन करते हैं, 1290 से लेकर के 1296 तक। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करते हैं, कैमूर्स को मार करते हैं, उसके बाद ये क्या करता है, एक अपना वंश स्थापित करता है खिलजी डायनेस्टी को। तो यहाँ से स्टार्ट होगा अब खिलजी डायनेस्टी। तो पहला क्वेश्चन जलालुद्दीन खिलजी से बस दो चीज़ें आपसे पूछा जाता है। देखिए पहला तो पूछा जाता है कि खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, गुलाम वंश का फाउंडर कौन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने बता दिया है स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। और दूसरा जो इनसे पूछा जाता है रियल नेम क्या था जलालुद्दीन खिलजी का, तो मलिक फिरोज था। देखिए क्या करते थे ना इन लोग, जैसे कि पहले जब भी गद्दी पे सिंहासन में बैठने से पहले इनका नाम कुछ और, रियल नाम कुछ और हुआ। इनका जो रियल नाम था जलालुद्दीन खिलजी का मलिक फिरोज था, लेकिन जैसे ही जब ये गद्दी पे बैठते तो अपना नाम जलालुद्दीन खिलजी कर लेते हैं, क्योंकि एक आप जब वहाँ का शासक बन रहे हो, एक रूरल बन रहे हो, वहाँ के राजा बन रहे हो, तो एक नाम भी आपको उस तरह से होनी चाहिए, इसलिए नाम चेंज करके जलालुद्दीन खिलजी कर लेते हैं। तो इसलिए एग्जामिनेशन में भी ये बहुत सारे जो रूलर है वहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए इनका भी आपको रियल नेम आपको याद रखना है क्या, मलिक फिरोज। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल में कि मलिक फिरोज के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो जलालुद्दीन खिलजी को। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है, तो उसके बाद जो आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे जलालुद्दीन खिलजी का दामाद हुआ करता था, वो गद्दी पे बैठते हैं। इसके पीछे देखिए थोड़ी सी लंबी स्टोरी है किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, इसके पीछे भी कुछ कहानियां हैं, लेकिन वो कहानियां भी हमें नहीं, बस इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के अलाउद्दीन खिलजी। तो इनका जो टाइम पीरियड चलेगा 1296 से लेकर के 1316। तो मैंने आपको बताया क्या था, जलालुद्दीन खिलजी का दामाद हुआ करता था। तो ये इनके मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठता है। तो पहला इसे जो अलाउद्दीन जो था, अलाउद्दीन को कहा जाता है ही इज़ द मोस्ट पावरफुल सुल्तान ऑफ पूरे दिल्ली सल्तनत में। अगर बोला जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर सीजीएल का और रेलवे में जो एनटीपीसी का एग्जामिनेशन वहाँ पे पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत काल में सबसे अगर पूछा जाता है मोस्ट पावरफुल सुल्तान कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी ही था।
इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में मात्र एक ऐसा ये रूलर था जिसका अस्थाई सेना, मतलब इसने अपने पास क्या रखा था, एक सेना रखा था, अस्थाई सेना रखा था, इसने आर्मी के ऊपर बहुत ही रिफॉर्म किए, बहुत ही काम किए थे, इसलिए ये भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, अस्थाई सेना रखने वाले दिल्ली सल्तनत काल में कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। और प्राचीन भारत जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ये सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थाई सेना रखने वाला कौन था, तो प्राचीन भारत में धनानंद शासक थे, और धनानंद शासक जो थे किसका शासक था, नंद वंश का शासक था, ठीक है। जो इसे क्या कहा जाता था, भारत का सम्राट कहा जाता, इसे भारत के क्या कहा जाता था, प्रथम सम्राट कहा जाता। तो ये एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट आपका जो है इंपॉर्टेंट, ही इज़ द फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान हु, देखिए साउथ इंडिया पे पूछा जाता है, सबसे पहले अटैक करने वाले कौन थे मुस्लिम शासक, तो वो कौन थे आपके, अलाउद्दीन खिलजी ही थे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ही थे। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, गुजरात जाते हैं, जब वो शासन कर रहे होते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जाते हैं और गुजरात से एक गुलाम को लेकर के आते हैं। वहाँ पे गुजरात में एक गुलाम हुआ करता था जिनका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर क्या था, एक ट्रांसजेंडर था, मतलब एक खिजड़ा था। वो बहुत ही लेकिन हिम्मतवर, बहुत ही दिमाग, बहुत ही तेज उनका था, इसलिए वो क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी इन्हें 1000 रुपये से दिनार में क्या करते हैं, खरीद करके लाते। इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है 1000 दिनारी किन्हें कहा जाता है, तो मलिक काफूर को कहा जाता है। मलिक काफूर को किसने लाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने खरीद करके लाया था, कितने, 1000 रुपये में, इसलिए से क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी भी, ठीक। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, मलिक काफूर को अपना जो है कमांडर इन चीफ, मतलब उन्हें जो सेना थे उनका मेन कमांडर इनको नियुक्त करते हैं, क्योंकि ये इतने ही होशियार थे और इतने ही ताकतवर थे मलिक काफूर। अब देखिए क्या होता है कि साउथ इंडिया में अब इनका मेन मोटिव हो जाता है अपना साम्राज्य का विस्तार करने, इसलिए साउथ में साम्राज्य के विस्तार के लिए ये क्या करते हैं, मलिक काफूर को भेजते हैं वहाँ पे विद्रोह करने, और वहाँ के जितने भी शासक रहते तो उनसे विद्रोह करके वहाँ के जो भी राज्य पे क्या करना था, अपना अधिकार करना। देखिए पूरा साउथ इंडिया पे तो अभी कवर नहीं करेंगे, लेकिन वो वारंगल में जाते हैं, वहाँ के रूलर जो थे उनको मार करके वहाँ पे अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं, और वहाँ से ही भारत का ही नहीं, विश्व का प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा जो है वारंगल से ला करके अलाउद्दीन खिलजी को क्या करते हैं, गिफ्ट करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट उठता है, कोहिनूर का हीरा अलाउद्दीन लाने वाले कौन थे, तो मलिक काफूर थे। किसके लिए लाए थे, तो अलाउद्दीन के लिए लाए थे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि दाग और चेहरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ही थे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपका एग्जामिनेशन में, मोस्ट फेवरेट, अलाई दरवाज़ा कहाँ पे है, दिल्ली में है। सीरी का किला कहाँ है, तो दिल्ली में। इनको बनाया किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी में। एक और क्वेश्चन, 1000 खंबा महल का निर्माण किसने कराया, तो अलाउद्दीन खिलजी। ये तीनों आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अलाउद्दीन का बचपन का नाम, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था, तो अली या फिर गुरसास्प के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो वीडियो 15, 16, 17 मिनट की हो गई है। काफ़ी कोशिश किया था जितना जल्दी मैं सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर दूं, तो फिर भी 17 मिनट हो गए हैं। तो देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए इसमें सजेशन ज़रूर दीजिएगा, और प्लीज़ हो सके तो शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा पीरियोडिक टेबल के ऊपर ऐसी वीडियो बनाऊँ कि फिर दोबारा आपको कहीं से भी कोई वीडियो देखनी ना पड़े। इतना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन के लिए मैं देने वाला हूँ, क्योंकि रेलवे का जो पेपर है वहाँ पे पीरियोडिक टेबल से भाई 5 से 6 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे एग्जामिनेशन, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।